बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना हमला करेगा तो ताइवान की हिफाजत करेंगे, बाइडेन ने किया ऐलान। अमेरिकी पॉलिसी में अहम तब्दीली। बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने की जयशंकर से मुलाकात। अफगानिस्तान और इंडिया पैसिफिक की सूरत हाल पर बातचीत। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर नई दिल्ली पहुंची। यमन के दारुल हुकूमत सना पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी, हूसियों ने की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी काउंसिल सऊदी जराइम को अनदेखा कर रही है। इस्लामाबाद में तनाव, तहरीक लब्बैक का मार्च शुरू। साद रिजवी को रिहा करने, फ्रांस के सफीर को बाहर करने का मुतालबा। सऊदी वजीर खारिजा ने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे से की मुलाकात। ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत। सीरिया के जंगलों में आग लगाने पर 24 लोगों को फांसी दे दी गई, 11 को उम्र कैद। अमेरिकी फिल्म स्टार एलेक्स बाल्डविन ने शूटिंग के दौरान प्रॉप गन से गोली चला दी। सिनेमाटोग्राफर हलाक, डायरेक्टर जख्मी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उरूसा आलम के जरिए ISI से अमरिंदर सिंह के ताल्लुक की तहकीकात करेंगे, पंजाब हुकूमत ने किया ऐलान। मुंबई की 60 मंजिला इमारत में आग, एक शख्स बिल्डिंग से गिरकर हलाक। गैर कानूनी तामीरात पर मेयर की हंगामी मीटिंग। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक तंजीम ने एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया है, जिसका मकसद तंजीम के लीडर साद रिजवी को रिहा कराना है। इसके अलावा ये लोग फ्रांस के सफीर को बाहर करने का मुतालबा कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से मुल्तान रोड लाहौर में धरना दे रही थी। इस तंजीम की सेंट्रल काउंसिल का मुतालबा है कि तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी को रिहा किया जाए। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी है। पार्टी के कई अरकान धरने में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये धरना जारी है, लेकिन हुकूमत ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तंजीम का कहना है कि हुकूमत ने समझौते पर अमल नहीं किया है। तहरीक लब्बैक ने हुकूमत को साद रिजवी को रिहा करने के लिए जुमेरात की शाम तक की डेडलाइन दी थी और धमकी दी थी कि वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगी। इस तंजीम ने इससे पहले भी कई मरतबा मुजाहरे किए हैं। पार्टी ने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया था और काफ़ी वोट हासिल किए थे। तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को देखते हुए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है।
पंजाब सूबे की हुकूमत तहरीक लब्बैक के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन अब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इस तंजीम ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर करने का भी मुतालबा किया है। तंजीम का कहना है कि इस सिलसिले में होने वाले समझौते पर अमल किया जाए। लाहौर और इस्लामाबाद में कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। तहरीक लब्बैक के कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। लाहौर पुलिस चीफ ने बताया कि किसी भी मकाम पर अमन अमान को मुतासर करने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर किया गया तो यूरोपीय मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे और मईशत को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। अप्रैल में तहरीक लब्बैक ने बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया था। यह मुजाहरा उस वक्त ख़त्म हुआ था जब हुकूमत ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर करने के बारे में गौर के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुस्ताखाना कार्टून्स के मसले पर फ्रांस के ख़िलाफ़ यह एहतजाज शुरू किया गया था, जिसके दौरान कई शहरों में गड़बड़ हुई थी। इन वाक़यात में कम से कम 4 पुलिस मुलाजमीन हलाक हुए थे। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने यमन में हुसियों के कंट्रोल वाले दारुल हुकूमत सना पर हवाई हमले किए हैं। फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि इन हमलों में कई ड्रोन और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। इस तरह यमन के अंदर और बाहर सिविलियन टारगेट्स पर हमलों की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। मालिकी ने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने पावर स्टेशंस और दूसरे अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुसियों के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की। अल मालिकी ने एक बयान में कहा कि हुसी सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। इस दौरान मारिब के लिए लड़ाई जारी है। एक दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने मारिब में ऑपरेशंस के लिए हुसियों की मजम्मत की थी। यमन के हुसियों ने सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से उनकी मजम्मत पर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि आलमी इदारा सऊदी अरब के जंगी जराइम को नज़रअंदाज कर रहा है और यमन के अवाम को अपनी हिफाजत का हक हासिल है। हुसियों की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल यमन के अवाम की तकलीफ़ों के ताल्लुक से कोई अच्छी बात नहीं कर रही है, जिन्हें गैर कानूनी और नाजायज़ जंग का सामना है। अंसारुल्लाह तहरीक की वेबसाइट पर कहा गया कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल यमनी अवाम के जायज़ हक़ की मजम्मत कर रहा है और सिविलियंस के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के जंगी जराइम को अनदेखा कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल ने हुसियों से मुतालबा किया है कि वो मारिब में ऑपरेशन फौरी रोकें और सीज़ फायर समझौते पर अमल करें। यमन के दारुल हुकूमत सना में फार्मास्यूटिकल गोदामों पर हमलों में कम से कम 1 शख्स हलाक हुआ और 3 जख्मी हुए। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। हुसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम के हवाले से ये बात कही गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो अमरीका ताइवान की हिफाजत करेगा। यह बयान अमरीका की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बाद में कहा कि उनके बयान का मतलब पॉलिसी तब्दीली नहीं है। अमरीका में एक कानून है जिसके मुताबिक अमरीका ताइवान की हिफाजत करेगा, लेकिन अब तक अमरीका एक गैर वाज़ेह पॉलिसी पर अमल करता रहा है। बाइडेन ने CNN टाउन हॉल में ताइवान की हिफाजत के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हम ताइवान की हिफाजत करेंगे, हम इसके पाबंद हैं। अगस्त में बाइडेन हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा था कि ताइवान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। कुछ दिन पहले सदर बाइडेन ने इशारा दिया था कि ताइवान के बारे में अमरीका और चाइना के दरमियान एक समझौता है। चाइना ने हालिया अरसे में ताइवान पर दबाव बढ़ाया है। ताइवान के ऊपर चाइना ने कई जंगी हवाई जहाज़ों की उड़ानें भरी हैं। ताइवान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि 40 साल बाद वो इस तरह की सरगर्मियां देख रहे हैं। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि 2025 तक चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ताइवान की सदर ने कहा है कि वो मुकाबला करेंगी। बीजिंग ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि इससे अमरीका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात मुतासर होंगे। बीजिंग ने वाशिंगटन से कहा कि वो ताइवान के बारे में एहतियात से बात करे। वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चाइना के मफादात के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका को चाइना के इरादों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने लबनान की सियासत में हिजबुल्लाह के रोल की तारीफ की है। रशियन सदर ने सूची शहर में एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग लोग हिजबुल्लाह के ताल्लुक से अलग अलग राय रखते हैं। हिजबुल्लाह रशिया के नुक्ते नज़र से लबनान की एक अहम सियासी ताकत है। पुतिन ने कहा कि रशिया अमलन लबनान की तमाम सियासी ताकतों के साथ बातचीत करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।
افغانستان کے جرنلسٹوں کو ڈر ہے کہ طالبان کے دور میں ان کا مستقبل بہت تاریکی میں ہوگا۔ طلوع نیوز ایجنسی سے اپنا کیریئر شروع کرنے والے شبیر احمدی نے کہا کہ وہ اپنے کئی ساتھیوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے بعد افغانستان میں سب کچھ بدل گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یورپی یونین کے سفیر کے ساتھ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ یورپی یونین کے سفیر اینرک مورا نے حال ہی میں ایران کا بھی دورہ کیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں لیڈرز نے ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت کی اور اس مسئلے پر عالمی کوششوں کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ ایران عالمی سمجھوتے پر عمل کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ترکی کے وزیر خارجہ میوlut کاوسوگلو سے بات چیت کی اور کہا کہ ایران اپنی پالیسی میں پڑوسی ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا کرنے کے لیے بدخواہوں کی شرانگیزیوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ دونوں وزیروں نے آپسی تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ افغانستان سے متعلق ایرانی صدر کے نمائندے نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں پراکسی وار شروع کرنے کے لیے آئیسس کے دہشت گردوں کو افغانستان میں جمع کیا ہے، جس کا مقصد چائنا، رشیا اور ایران کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ حسن کاظمی قمی نے کہا کہ افغانستان میں ایک نازک اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ امریکہ کے 20 سال کے قبضے کے نتیجے میں ہلاکتوں اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل نکولاس کارٹر سے افغانستان اور انڈیا پیسیفک کی صورتحال پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے ایک ملاقات کے بعد ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل کارٹر کا استقبال کیا۔ زیادہ تر بات چیت افغانستان اور انڈیا پیسیفک کے بارے میں ہوئی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب حال ہی میں افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے، جس پر پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا پیسیفک کے علاقے میں چائنا کی جارحانہ گرمیوں کی وجہ سے کئی ملکوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ جمعرات کو جنرل کارٹر نے اپنے ہندوستانی ہم منصب بپن راوت سے ملاقات کی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعاون بڑھانے پر زور دیا تھا۔ اس دوران برطانیہ کی وزیر خارجہ ایلزبتھ ٹروس 2 دن کے دورے پر نئی دہلی پہنچی۔ اس دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور دوسرے انڈین عہدیداروں سے افغانستان کی صورتحال اور دوسرے مسائل پر بات چیت کریں گی۔ دوسرے مسائل میں ٹریڈ، سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیفنس، کلائمیٹ چینج، ایجوکیشن اور ہیلتھ شامل ہے۔ سیریا میں جنگلوں میں آگ لگانے کے معاملے میں 24 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے اور ان کی سزائے موت پر عمل کیا گیا ہے۔ ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اس آگ کے نتیجے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور بڑے پیمانے پر جنگل تباہ ہوئے تھے۔ یہ آگ لتاکیہ اور ہوم صوبے میں لگائی گئی تھی۔ سیریا کی وزارت انصاف نے بتایا کہ 24 لوگوں کو موت کی سزا دے دی گئی ہے، 11 دوسرے لوگوں کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور 5 نابالغوں کو 10 سے 12 سال جیل کی سزا دی گئی ہے۔ وزارت انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ ان بلیٹن کے اس حصے میں جاری رہتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیلی عہدیداروں نے نیگیو کے علاقے میں ایک فلسطینی شہر راحت میں ایک فلسطینی کے گھر کو گرا دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس کارروائی سے علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ امریکہ کے ایک فلم سٹار ایلیکس بالڈون نے فلم کے سیٹ پر فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والی بندوق سے فائرنگ کر دی، جس سے سنیماٹوگرافر ہیلینا ہچکنس ہلاک ہو گئیں اور ڈائریکٹر جیول سوزارز زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ نیو میکسیکو اسٹیٹ کے دارالحکومت میں پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جملہ 2 لوگوں کو گولی لگی۔ اب تک اس واقعے کے سلسلے میں کوئی الزامات نہیں لگائے گئے ہیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہیلینا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یونیورسٹی آف نیو میکسیکو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر سوزارز کو ایمبولینس کے ذریعے سینٹ ونسنٹ میڈیکل سینٹر لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج کیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی حالت کیسی ہے، لیکن ایک ایکٹریس فرینکوس فشر نے ٹویٹ کیا کہ ڈائریکٹر سوزارز ہاسپٹل سے باہر آ گئے ہیں۔ جس فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہے اس کا نام رسٹ بتایا گیا ہے۔ اس فلم میں بالڈون کو پروڈیوسر ہیں۔ یہ ایک تاریخی موضوع پر بننے والی فلم ہے۔
برطانیہ की क्वीन एलिजाबेथ एक रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद विंडसर कैसल वापस आ गई हैं। बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक है। बकिंगम पैलेस ने कहा कि 95 साल मलिका चारशंबे को शुरुआती मेडिकल जांच के लिए किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में शरीक हुई और जुमेरात को वो महल वापस आ गईं। हाल ही में उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे पर नॉर्थ आयरलैंड में अपना दौरा बर्खास्त कर दिया था। मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई जिससे कम से कम एक शख्स हलाक हो गया। ये बिल्डिंग करी रोड पर वाक़ है जिसका नाम अविग्ना टावर बताया गया है। ये आग दिन के 11:50 पर लगी और देखते ही देखते लेवल 3 से लेवल 4 पर पहुंच गई। यह बिल्डिंग लाल बाग मार्केट के बिल्कुल सामने है। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। महाराष्ट्र के वजीर आदित्य ठाकरे फौरी मकाम पर पहुंच गए। जैसे ही आग शुरू हुई इस 60 मंजिला बिल्डिंग को आनन फानन खाली कराया गया। आग लगने के बाद बताया जाता है कि 19वीं मंजिल से एक शख्स ने छलांग लगा दी जिसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। इस शख्स की पहचान 30 साल अरुण तिवारी की हैसियत से की गई। उसे हॉस्पिटल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया गया। कम से कम 15 फायर इंजन्स ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस बिल्डिंग में 400 फ्लैट्स थे। मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर ने मीडिया को बताया कि 19वीं मंजिल पर अपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा था। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने तहकीकात का हुक्म दिया है। फायर ब्रिगेड ने कम से कम 26 लोगों को बचाया। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को 19वीं मंजिल की बालकनी से लटका हुआ देखा जा सकता है। जहां से आग शुरू हुई उसे गिरते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर ने बीएमसी ओहदेदारों के साथ गैर कानूनी तामीरात के बारे में एक मीटिंग की। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने ड्रग्स इस्तेमाल करने या सप्लाई करने के इल्जामात से इनकार किया है। 22 साल अदाकारा से मुसलसल दूसरे दिन एनसीबी ने पूछताछ की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फोन पर पाई जाने वाली व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर अनन्या को समन जारी किया गया था। अनन्या पांडे से व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर सवालात किए गए। इस चैट से ऐसे अंदाजे लगाए गए थे कि उन्होंने वीड हासिल करने में आर्यन खान की मदद की थी। एनसीबी ओहदेदारों ने बताया कि आर्यन खान की चैट से पता चलता है कि 2018 और 2019 में अनन्या ने आर्यन खान को ड्रग्स हासिल करने में मदद की और उन्हें ड्रग डीलर्स के नंबर्स दिए और 3 मरतबा उन्होंने मदद की। आर्यन खान को अब तक जमानत नहीं मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत की दरख्वास्त दाखिल की गई है। पंजाब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उरूस आलम के जरिए साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के आईएसआई से ताल्लुक की तहकीकात करेगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमरिंदर सिंह अब कह रहे हैं कि आईएसआई से खतरा है, हम उस औरत की जांच करेंगे। उरूस आलम पाकिस्तान की एक डिफेंस जर्नलिस्ट है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमरिंदर सिंह पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान से ड्रोन्स आने का मसला उठाते रहे हैं। अमरिंदर सिंह हालिया अरसे में ये बात जोरों शोर से कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आईएसआई और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में दिल्ली का दौरा करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। उरूस आलम पाकिस्तान की एक पुरानी सियासतदा अक़लीम अख्तर की बेटी हैं। उरूस आलम ने अमरिंदर सिंह से 2004 में मुलाकात की थी जब अमरिंदर सिंह पाकिस्तान गए थे। ये पहली बार नहीं है जब उरूस आलम का नाम पंजाब की सियासत में लिया गया है। सिद्धू के साबिक मुशीर बलविंदर सिंह माली ने अगस्त में उरूस आलम के साथ अमरिंदर सिंह की एक तस्वीर पोस्ट की थी और उनसे बाद सवाल किए थे। 2007 में पहली बार बताया गया था कि उरूस आलम का अमरिंदर सिंह के साथ रोमांटिक रिश्ता है। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,786 नए कोविड केस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये 14% कम है। हुकूमत ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी है। अब तक मुल्क में 1 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। रिकवरी रेट 98.16% है। एक्टिव केसेस 1,75,745 हो गए हैं। ये 232 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 231 जानें भी गईं। ईरान के दारुल तेहरान में 20 महीने बाद जुमे की नमाज की इजाज़त दी गई। कोविड-19 वबा की वजह से तेहरान में जुमे के इज्तिमा को रोक दिया गया था। नमाज के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।